Hello and welcome to हिमाचल प्रदेश जी के पार्ट 12 गाइस। हिमाचल प्रदेश जी के सीरीज़ के पार्ट 12 में आज हम जिस प्रीवियस ईयर के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिमाचल प्रदेश सेक्शन का डिस्कशन करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश डीएलएड या जिसको आज के टाइम हम जेवीटी कहते हैं, उसका जो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ 2020 में, उसमें से जो हिमाचल प्रदेश जीके पूछा गया था उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे हम इस पार्ट में। बेसिकली इस एग्ज़ाम में 17 जो क्वेश्चन थे जीके के, बेसिकली 25 क्वेश्चन थे, उसमें से जो 17 क्वेश्चन थे वो हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड थे, तो उन्हीं को इस पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली जो प्रीवियस पार्ट हुए हैं जो 11 तक, उनमें हम जो 2019 में जेवीटी के या जेवीटी टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल और आपका एलटी, शास्त्री, लैंग्वेज टीचर, पंजाबी, उर्दू, इनमें से जो जितनी भी टैट के एग्ज़ाम हुए थे 2019 में 2 बार, तो उनमें जो भी हिमाचल प्रदेश जीके सेक्शन जो तो पूछा गया था उसको हम डिटेल में पार्ट 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो एनालिसिस वीडियो है हिमाचल प्रदेश जीके की, वो आने वाले हिमाचल प्रदेश में जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये जो हिमाचल प्रदेश के जीके के क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी टाइम जो ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, एक दूसरे के एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं। सो ये एनालिसिस जो हिमाचल प्रदेश के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 12 में, वो हिमाचल प्रदेश डीएलएड जेवीटी सीईटी जो 2020 हुआ 19 जुलाई को, उसमें से जो हिमाचल प्रदेश जीके का जो सेक्शन रहा था उसकी डिस्कशन करेंगे। सो मूव करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था फर्स्ट क्वेश्चन था भूरी सिंह संग्रहालय। भूरी सिंह संग्रहालय ये किस जिले में स्थित है? इनफैक्ट जिसने मेरे प्रीवियस जो पार्ट हैं वो देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन जो है वो कम से कम 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चाहे वो एचपी पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, या आप एचपी एसएससी या एचपीपीएससी के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो जो जिसमें हिमाचल प्रदेश जीके पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए ये वाली सीरीज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। भूरी सिंह संग्रहालय ये किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन थे चंबा, कुल्लू, बिलासपुर, कांगड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं, तब इसके जो हम आंसर्स पर आएंगे। भूरी सिंह म्यूजियम, भूरी सिंह संग्रहालय, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा चंबा में। चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो आपको चंबा में देखने को मिलेगा। इसको राजा भूरी सिंह ने बनवाया था। कब? 1908 में। डॉक्टर फोगेल के नेतृत्व में उन्होंने इसको जो था वो बनाया था। तो बेसिकली ये डेट पूछी जाती है, ये कहाँ पर है? चंबा में। किसने बनवाया? चंबा के राजा हुए चंबा रियासत के राजा भूरी सिंह, उनके द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। कब? 1908 में। और किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर फोगेल। ठीक है, राजा भूरी सिंह जो हैं वो चंबा के एक राजा रहे हैं चंबा रियासत के। उनका जो शासनकाल था वो 1904 में चंबा रियासत के राजा बनते हैं और 1919 तक रहते हैं, क्योंकि 1919 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद इनके उत्तराधिकारी जो है वो इस राजगद्दी पर बैठते हैं, तो उनका जो कार्यकाल है वो रहता है 1904 से 1919। ये रही भूरी सिंह म्यूजियम की एक इमेज। ये है भूरी सिंह संग्रहालय, काफ़ी ब्यूटीफुल इमेज है। ये एक भारतीय भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ये आता है भूरी सिंह संग्रहालय। कहाँ पर है? चंबा। और कब बना था? 1908। और किसने बनाया? चंबा के राजा भूरी सिंह हैं। उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम भूरी सिंह म्यूजियम जो था वो पड़ा था। ठीक है, रिलेटेड जो फैक्ट है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो उसको वो हमसे छूटे ना। ठीक है,
तो भूरी सिंह जो थे वो चंबा रियासत के एक राजा हुए हैं। 1904 में वो गद्दी पर बैठते हैं, 1919 तक वो गद्दी पर रहते हैं। 1919 में बेसिकली उनकी मृत्यु हो जाती है। 12 अक्टूबर एग्जैक्ट डेट जो है वो है 12 अक्टूबर 1904 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे सर चार्ल्स रिवाज, इनके द्वारा जो है वो भूरी सिंह को चंबा की राजगद्दी पर जो है वो बिठाया जाता है। इससे पहले इनके भाई थे राजा श्याम सिंह, लेकिन पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे सर चार्ल्स रिवाज, वो भूरी सिंह को 12 अक्टूबर 1904 में चंबा की जो राजगद्दी है उस पर बिठाते हैं। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी दी है, काफ़ी अच्छे काम किए इन्होंने चंबा के लिए, इनफैक्ट हिमाचल के लिए मैं कहूँगा। 1905 में वो क्या करते हैं, चंबा में जो एक मिडिल स्कूल था उसको हाई स्कूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक अच्छा काम इनका ये किया हुआ है। वर्ष 1906 में क्या जो इनकी इस उपलब्धि से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार उनको KCIS, बेसिकली एक नाइटहुड की उपाधि है, इससे सम्मानित करती है, KCIS, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको इस उपाधि से जो है वो नवाजा गया था। 1908 में इन्होंने एक और अचीवमेंट हासिल की थी, बेसिकली एक नहीं दो कहेंगे। इन्होंने 1908 में क्या किया था, जो ब्रिटिश सरकार ने चंबा रियासत के वनों पर जो कब्जा कर रखा था उनको 5 वर्ष के लिए उनसे वापस ले लिया था, अंग्रेजों से जो है वो वापस ले लिया था। जो चंबा रियासत के जो वन क्षेत्र था उनको अंग्रेजों से 5 वर्ष के लिए उन्होंने छुड़वा लिया था, ठीक है। 1908 में ही उन्होंने एक भूरी सिंह म्यूजियम जो था वो डॉक्टर फोगेल के नेतृत्व में जो है वो वहाँ पर चंबा शहर में एस्टेब्लिश किया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो बिजली लाने वाला, या हिमाचल प्रदेश या चंबा में जो बिजली लाने का प्रथम प्रयास जो था वो राजा भूरी सिंह ने ही किया था 1908 में, ठीक है। और 1908 में इन्होंने ये प्रयास किया और उनको सफलता मिल जाती है। 1910 ईस्वी में जब वो बेसिकली चंबा में एक बिजली घर की स्थापना करने में सक्षम होते हैं, तो जब 1910 ईस्वी में वो चंबा में इस बिजली घर को स्थापित करते हैं तो चंबा शहर को जो वो बिजली उपलब्ध होती है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जो बिजली लाने का जो इनिशिएटिव है वो इन्हीं को जाता है, राजा भूरी सिंह जी को। इसके अलावा उन्होंने चंबा जो रियासत थी वहाँ की सड़कों में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया, कई डाक बंगले उन्होंने बनाए। चंबा में जो आपको आज डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी देखने को मिलती है वो भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। इनके रिलेटेड एक फैक्ट और है कि जो चंबा के राजा बेसिकली भूरी सिंह ही थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 18 के दौरान, तो इन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अंग्रेजों के काफ़ी चहेते थे ये, ठीक है। और जब 1919 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो टिक्का राम सिंह इनके उत्तराधिकारी जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। उनके भूरी सिंह के बाद टिक्का राम सिंह जो हैं वो चंबा रियासत के नए राजा बनते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ये थी एनालिसिस राजा भूरी सिंह के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया, इनके महत्वपूर्ण काम जो है वो हमने जाने। तो नेक्स्ट टाइम इनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता तो हम उसको करने में सक्षम होंगे। तो क्वेश्चन था कि भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है। तो देखो इस डिस्कशन से हमें पता चलता है कि भूरी सिंह संग्रहालय जो था वो कहाँ पर था, डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और क्योंकि राजा भूरी सिंह जो थे वो बिलोंग करते थे चंबा रियासत को, चंबा रियासत के ये राजा थे। तो ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। ये उसकी इमेज देखी हमने एक बार, काफ़ी अच्छी इमेज है, काफ़ी एक मैं कहूँगा ब्यूटीफुल जो है एक म्यूज़ियम है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया होगा। और रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए उनको भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे भूरी सिंह म्यूजियम से संबंधित, कि हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूरी सिंह जो म्यूजियम है इसकी स्थापना कब हुई थी। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना अभी हमने डिस्कशन किया 1908 ये भूरी सिंह संग्रहालय चंबा, और ये स्थापित हुआ था 1908 में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 1908 में भूरी सिंह जो म्यूजियम है इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी राजा भूरी सिंह। ये चंबा रियासत के राजा हुए हैं, ठीक, इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, किस रियासत के राजा ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था राजा भूरी सिंह, ठीक है। इन्हीं ने जो ऊपर राजा भूरी सिंह इन्होंने ही हिमाचल प्रदेश में या चंबा शहर में सर्वप्रथम जो है वो बिजली लाने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। बेसिकली रिलेटेड क्वेश्चन एक और पूछा गया, देखो चंबा शहर में प्रथम जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र खोला था वो 1910 ईस्वी में खोला था,
और ये प्रयास भी उन्हीं का था, राजा भूरी सिंह। ठीक है। चंबा शहर में जो सर्वप्रथम बिजली मिली थी 1910 ईस्वी में बने जो इस बिजली घर से। ठीक है। और चंबा रियासत के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था? तो वो राजा भूरी सिंह, राजा भूरी सिंह। ठीक है। 1904 से 1919 में तक इनका जो है वो शासनकाल रहा था। तो ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। इनफैक्ट अगर आप इसको डिटेल से समझेंगे तो नेक्स्ट टाइम भूरी सिंह से संबंधित क्वेश्चन तो शायद ही गलत होने की संभावना रहे। ठीक है। तो मूव करेंगे हम अपने सेकंड प्रश्न की तरफ जो इस एग्जाम में पूछा गया था। ब्यास नदी, ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था? ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था? देखो, प्राचीन नाम जो है वो दो तरह के होते हैं। एक था वैदिक काल में इसे किस नाम से जाना जाता था, और एक संस्कृत ग्रंथों में इसे किस नाम से जो है वो वहाँ पर जाना गया है या लिखा गया है संस्कृत ग्रंथों में उस नदी के बारे में। तो देखो, व्यास नदी को जो वेद लिखे गए हैं उसमें इसको कहा गया है अर्जिकिया, अर्जिकिया। और संस्कृत ग्रंथों में इस नदी को कहा गया है विपाशा, विपाशा। अगर तो हमें तो संस्कृत का नाम पूछा था, इसलिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ब्यास नदी का संस्कृत नाम था विपाशा। और अगर वैदिक पूछा होता तो अर्जिकिया, अर्जिकिया। तो देखो, अगर प्रीवियस पार्ट में हम इनफैक्ट मैं कहूँ तो हम सतलुज नदी को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, रावी नदी के बारे में काफ़ी डिटेल से जान चुके हैं। अब ये थर्ड रिवर है जिसको हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां हैं, उसमें से 2 हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये रही तीसरी की डिस्कशन। तो शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। ब्यास नदी का जो उद्गम होता है, प्राचीन नाम तो हम डिस्कस कर चुके हैं। वैदिक काल में इसको कहा जाता था अर्जिकिया, और संस्कृत ग्रंथों में इस नदी का नाम है विपाशा, और आज हम इसे कहते हैं व्यास। ठीक है। इस नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। रोहतांग दर्रे में आपको एक व्यास कुंड नामक जगह जो है वो देखने को मिलती है, वहां से ये नदी निकलती है। और व्यास कुंड पड़ता है आपका पिरपंजाल पर्वत श्रृंखला में। ठीक है। वहां से ये नदी निकलती है व्यास कुंड से। तो ठीक है, व्यास नदी का उद्गम जिला कुल्लू, पर्टिकुलर प्लेस तो रोहतांग दर्रा या व्यास कुंड। ठीक है। ये नदी इस नदी का जो बेसिकली ये नदी हिमाचल प्रदेश में 12,000 किलोमीटर जो है वो 12,000 किलोमीटर का जो है वो एरिया कवर करती है। ठीक है। और ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट हुई, क्योंकि सतलुज नदी 20,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश में कवर करती है, तो ये करती है 12,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके एरिया जो है वो 12,000 वर्ग किलोमीटर एचपी के अंदर जो है वो रहता है। इसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में है 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर। ठीक है। और वैसे कंप्लीट इसकी जो लंबाई है वो है 460 किलोमीटर, लेकिन 460 में से 256 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। इस नदी के किनारे बसे शहर हैं आपके मनाली, कुल्लू से शुरू करते हैं मनाली, उसके बाद ये मंडी शहर, कुल्लू शहर, पंडोह जगह मंडी में है, नदौन हमीरपुर में है, सुजानपुर ये भी हमीरपुर में है, देहरा गोपीपुर ये कांगड़ा में है। ये सारे के सारे जो मेजर जो शहर हैं या बेसिकली शहरी हैं जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो व्यास नदी की काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको लेकर कन्फ्यूज़न रहती है। अगर हम इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो शायद कोई दिक्कत होगी हमें। तो देखो, सबसे पहले ये कुल्लू से निकली, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये इसके साथ मिलती है पार्वती नदी, जो कि व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद सैंज, तीर्थन, सोलंग नाला। ठीक है। मानखड, मलाना बेसिकली गांव भी है कुल्लू में, मलाना घाटी भी है और मलाना नदी भी है, खड भी है, जो कि व्यास नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा ये वाली जो हरली या हुरला ये नदी भी व्यास नदी की सहायक नदी है। भूंतर के पास ये व्यास नदी में मर्ज होती है। अब डिस्ट्रिक्ट मंडी में कौन कौन सी है? उहल। ठीक है। इसको रीना नदी कहते हैं प्राचीन टाइम में। सुकेती ये भी मंडी में सुकेती। विनवा, मानूनी इंपॉर्टेंट है, सिकंदरा, शिकारी, शुकरखड और बम्बलू ये सारी की सारी खड्डें सहायक नदियां हैं व्यास की इन डिस्ट्रिक्ट मंडी। ठीक है। उसके बाद ये आ जाती है कांगड़ा में इसके साथ मर्ज होती है बनेर, कांगड़ा की खड्डे होती हैं बनेर।
बाणगंगा ये भी कांगड़ा में है, गज, लूनी, चक्की, डेहर, न्यूगल, ये सारी की सारी खड्डें कांगड़ा के अंतर्गत जो है वो पड़ती हैं और व्यास नदी में जो है वो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बेसिकली ये। तो अगर आप इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज याद करेंगे तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम होगी इनको याद करने में। ऐसे अगर आप इनको रटने बैठेंगे तो दिक्कत आपको ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुल्लू की, उसके बाद ये मंडी में आती है तो मंडी की ट्रिब्यूटरीज, और उसके बाद ये कांगड़ा में आती है तो कांगड़ा की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे, फैक्ट इस नदी के बारे में। व्यास नदी, तो देखो इसके उद्गम के बारे में हमने जान लिया, ये निकलती है व्यास कुंड से, और व्यास कुंड पड़ता है आपका रोहतांग दर्रे में, ठीक है, कुल्लू से, ठीक है, वहां से ये निकलती है। फिर क्या करती है कि एक स्थान है बजौरा, कुल्लू में बजौरा नामक स्थान है, वहां से ये मंडी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। कुल्लू में बहेगी, कुल्लू में बहने के बाद बजौरा नामक स्थान पर, कुल्लू में एक स्थान होगा बजौरा, वहां से ये मंडी में एंटर हो जाएगी। उसके बाद मंडी में एक स्थान आएगा संघोल, वहां से ये कांगड़ा में चली जाएगी, कांगड़ा में, ठीक है। और एक कांगड़ा में बहेगी, उसके बाद उसको हिमाचल प्रदेश का एंड बिंदु में जो एंड पॉइंट है वो मिलेगा मिरथल जगह से ये हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा दोनों को छोड़कर पंजाब में एंटर हो जाती है, ठीक है। पंजाब, मिरथल से ये पंजाब में चलेगी। इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहता है कि कांगड़ा जिला के इंदौरा से लेकर मिरथल तक ये जो नदी है वो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। इनफैक्ट इस तरह से पूरब से पश्चिम की तरफ ये नदी जो है वो बहेगी, ठीक है। ये फैक्ट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर ये पंजाब में जाएगी, फिर पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये हरी का पत्तन नामक स्थान पर जो है वो सतलुज नदी में मर्ज हो जाती है, ठीक है। वहां पर ये सतलुज नदी से मिल जाएगी। और ये फैक्ट पूछे जा चुके हैं कि हरला नदी ये ब्यास नदी में कहाँ पर मिलती है, तो मैंने आपको बताया हरला या हुरला ये भोंतर के पास जो है वो ब्यास नदी में मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। कुल्लू में है ये नदी बेसिकली। और उहुल जिसको हम रीना नदी कहते थे, प्रीवियस पार्ट आपने मेरा देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल से इसके बारे में बताया था। ये बेसिकली मंडी शहर में जो है वो ब्यास नदी के साथ जो है वो मर्ज हो जाती है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट डिस्कस करेंगे। पार्वती नदी, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको अलग से डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर। पार्वती नदी बेसिकली ब्यास जो है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये वाली जो नदी है वो कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, ठीक है। इस नदी का जो उद्गम होता है वो होता है मानतलाई झील, और मानतलाई झील जो है वो कहाँ पर है, मणिकर्ण घाटी में। काफ़ी बार पार्वती नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानतलाई झील, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। और ये कहाँ पर व्यास नदी के साथ मर्ज होती है, तो शामशी जगह है कुल्लू में, वहाँ पर ये व्यास नदी के साथ जो है वो मर्ज हो जाएगी, ठीक है। और जो मणिकर्ण मंदिर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है, तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। क्योंकि मानतलाई झील है मणिकर्ण घाटी में, और मणिकर्ण मंदिर जो है उसी घाटी में लोकेटेड होगा, तो इनडायरेक्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि मणिकर्ण मंदिर इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ये कितने जिले कवर करती हैं, तो देखो कुल्लू, सबसे पहले कुल्लू से उद्गम, बजौरा नामक स्थान पर ये मंडी में चली जाएगी, फिर मंडी में एक स्थान है संघोल, वहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मर्ज हो जाएगी, कांगड़ा में चली जाएगी, कांगड़ा में बहेगी। इसके कुछ हिस्सा जो है वो हमीरपुर में भी है, सुजानपुर वाली जगह से भी ये बहती है, तो हमीरपुर भी इसका एक पार्ट रहता है। और वहाँ से फिर ये मिरथल में जाएगी, और मिरथल से ये पंजाब के मैदानी इलाकों में जो है वो प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि ब्यास नदी पर कौन कौन सी जो मेन जल विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं वो बने हुए हैं, तो देखो पार्वती हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, पार्वती जल विद्युत परियोजना 2051 मेगावाट की है, और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसको जो चलाया जा रहा है, ठीक है। और इस पर जो है वो सेंटर और स्टेट मिलकर जो है वो कार्य करते हैं या उनकी हिस्सेदारी रहती है, ठीक है। उसके अलावा सेंटर और स्टेट पर इसी नदी पर बनी है पौंग बांध कांगड़ा में, शानन हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना, जिस पर पंजाब गवर्नमेंट के अधीन है ये बेसिकली। इसमें पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर जो है वो हिस्सेदारी है, उन दोनों की दावेदारी है इस पर, ठीक है।
उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट ने इस नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं बनाई हैं वो है सैंज जल विद्युत परियोजना है, और लारजी। देखो इनकी जो सहायक नदी है व्यास की, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा हुआ है, ये कुल्लू में है बेसिकली। तो ये स्टेट गवर्नमेंट इनको रन कर रही है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा ये चलाई जा रही है। उसके अलावा बस्सी, उहल, ये मंडी में है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है उहल के बारे में। तो उसके बाद अब बनेर, विनवा और गज, ये वाली जो जल विद्युत परियोजना है स्टेट गवर्नमेंट की, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और व्यास नदी पर बनी हुई है, ठीक है। कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी आती हैं, जैसे कि एलायन दुहागन, ये वाली जो जल विद्युत परियोजना है वो आपको मलाना में देखने को मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, प्राइवेट सेक्टर के अधीन ये आती है। उसके अलावा धौला सिद्ध परियोजना जो जल विद्युत परियोजना, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, प्राइवेट सेक्टर के अधीन आती है। तो ये थी आपकी व्यास रिवर की एनालिसिस। रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम कि देखो क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं व्यास नदी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में, कभी हुए हैं ये, तो क्वेश्चन पूछे गए थे कि किस स्थान पर व्यास नदी का पानी सुरंग द्वारा, बेसिकली 2 सुरंगों द्वारा सतलुज नदी में मिलाया गया है। तो ये हमसे जानना चाहता है कि व्यास नदी का पानी 2 सुरंगों की सहायता से सतलुज नदी में मिलाया गया है, वो कहाँ से मिलाया गया? तो वो मिलाया गया पंडोह जगह है मंडी में, यहाँ पर पंडोह डैम भी है बेसिकली। तो 2 सुरंगें हैं, 2 सुरंगों की मदद से व्यास नदी के पानी को सतलुज में मर्ज किया गया है, और उन सुरंगों की लंबाई है 13.16 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इनकी लंबाई को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन कि कुल्लू शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कुल्लू जो शहर है वो पड़ता है ब्यास नदी के किनारे, ब्यास नदी, ये अभी हमने हाल में डिस्कस किया। तो देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर आप रिवर की एनालिसिस को ध्यान से देखेंगे तो आप इन सारे क्वेश्चनों को करने में सक्षम होंगे, ठीक है। ब्यास नदी किस स्थान पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है? तो देखो जब ये उद्गमित होती है ब्यास कुंड से, तो वो जगह तो है आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में, लेकिन पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से बहते हुए धौलाधार पर्वत श्रृंखला में एंटर करती है लारजी जगह से, लारजी, वहां पर ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटकर उसके अंदर प्रवेश करती है, तो वो जगह है लारजी, और लारजी भी कुल्लू में ही है, ठीक है। पौंग झील जिसको हम महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जानते हैं, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी पर बनी हुई है? तो व्यास नदी। ये रही उसकी इमेज, देखो पौंग लेक, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? महाराणा प्रताप सागर जलाशय, ठीक है। ये बेसिकली पौंग महाराणा प्रताप सागर लेक बोल लीजिए, या पौंग लेक कह लीजिए, या पौंग रिजर्वियर इसको आप कह लीजिए, लेक पौंग डैम कह लीजिए। ये जब 1975 में व्यास नदी पर जो पौंग बांध बना था उसके कारण ये बनी थी, मैन मेड लेक है ये बेसिकली। ये एक वेटलैंड जोन भी है। सर्दियों के दिनों में काफ़ी जो विदेशी पक्षी हैं वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, कुछ अपना समय जो है वो यहाँ इस झील के किनारे बताते हैं। तो ये इसको जो रामसर की कन्वेंशन हुई थी, तो उसको एक रामसर साइट जो है वो एक डिक्लेयर किया हुआ है इस झील को, तो ये आपने ध्यान रखना है। और जो आपका यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो जेवीटी कमीशन हुआ था 2019 में, ये पूछा गया था कि बेसिकली जो पौंग डैम है ये हाईएस्ट अर्थफिल डैम ऑन द व्यास रिवर, ठीक है, ये पौंग डैम है, ठीक है, सबसे ऊंचा मृदा भरण बांध कहेंगे हम इसको, व्यास नदी पर बना हुआ है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको हमने डिस्कशन कर लिया। सुकेती झील जो है वो सिरमौर में है, लेकिन सुकेती नदी या खड्ड ये सहायक नदी है व्यास की, कहाँ पर है? ये मंडी में। पुराने समय में सुकेत कहा जाता था मंडी को, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस नदी के तट पर सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय स्मारक के रूप में वृहदाकार वेदियों का निर्माण करवाया था? तो किस नदी के तट पर करवाया था? तो ये करवाया था व्यास नदी के तट पर। बेसिकली ये जो वृहदाकार वेदियां हैं वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, तो मंडी में तो व्यास नदी ही है, ठीक है। बाणगंगा ये कहाँ पर है? हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, बाणगंगा। तो हमने डिस्कशन किया, बाणगंगा जो वो सहायक है व्यास की, कहाँ पर? कांगड़ा में,
कांगड़ा में मिलती है ये। और व्यास किस स्थान से पंजाब के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है? तो मिरथल। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि ये कांगड़ा के इंदौरा से मिरथल के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और मिरथल नामक स्थान पर ये हिमाचल प्रदेश का और कांगड़ा दोनों को छोड़कर पंजाब के मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन जो ब्यास नदी से प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको ये व्यास नदी की एनालिसिस समझ आई होगी। ठीक है, तो मूव करेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो इस एग्जाम में पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहते हैं उनको? हिमालयन रतन, पहाड़ी गांधी, शिवालिक पुत्र या पर्वतीय नेहरू? तो इनका जो उपनाम है वो क्या है? तो क्वेश्चन पर तो बाद में आएंगे, पहले डिस्कशन करते हैं बाबा कांशीराम थे कौन। ये रही उनकी इमेज, ये है बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम, ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य थे। बेसिकली भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। ठीक है, एक लेखक भी हुए हैं, ये एक पोएट हैं और एक एक्टिविस्ट भी हुए हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की जो गतिविधियां हुई हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है हिमाचल से। ठीक है, इनको पहाड़ी गांधी का जो टाइटल भी दिया जाता है। तो वही हमसे पूछना चाहता है कि पहाड़ी गांधी जो है वो हमसे तो यही पूछा है कि बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट इनका पूरा नाम है ही ये, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। तो इनको जो टाइटल दिया जाता है वो ना तो हिमालय रत्न दिया जाता है, ना शिवालिक पुत्र कहा जाता है इनको, ना पर्वतीय नेहरू कहा जाता है इनको, कहा जाता है पहाड़ी गांधी। तो ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर था। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहाड़ी, इनका वैसे पूरा नाम है पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। ठीक है, लेकिन इनके आगे, नाम के आगे जो पहाड़ी गांधी का जो टाइटल लगाया था वो किसी और व्यक्ति ने लगाया था, वो हम डिटेल से जानेंगे। इनका जन्म हुआ 11 जुलाई 1882 को। ठीक है, 11 जुलाई 1882 के दिन इनका जन्म हुआ और जिस गांव में इनका जन्म हुआ उस गांव का नाम था गुरनकड़ गांव। गुरनकड़ गांव, ठीक है, ये पड़ता है डाडा सिबा में। और डाडा सिबा जिस तहसील में पड़ता है वो है देहरा गोपीपुर। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है सारी जगह। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, गांव का नाम, उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम, तहसील का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो आपने इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। 1902 से, ठीक है, 1882 में जब जन्म हुआ, 1902 में वो स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लग पड़े। ठीक है, 23 मार्च 1931 के दिन जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनको फांसी दी गई, तब उन्होंने ये प्रण किया कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती तब तक मैं सिर्फ काले रंग के वस्त्र ही पहनूंगा। ठीक है, उनका ये एक प्रतिज्ञा थी, एक प्रण था कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती है तो हम तब तक मैं सिर्फ काले रंग के ही वस्त्र पहनूंगा। तो ये इनका प्रण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष 1937 में क्या होता है कि जब महात्मा गांधी होशियारपुर नामक जगह पर जो है वो एक गदड़िया जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं, तो वो इनको कहते हैं, इनको एक टाइटल देते हैं पहाड़ी गांधी का। कब? 1937 में, जब वो एक होशियारपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं, तब वो इनको एक पहाड़ी गांधी का टाइटल देते हैं। और इसी दिन सरोजनी नायडू जी के द्वारा भी इनको एक टाइटल दिया जाता है, इनको कहा जाता है पहाड़ा दा बुलबुल। ठीक है, ये उनको उपनाम दिए गए हैं। तो 2 नाम उपनाम है, तो इसमें ऑप्शन में तो सिर्फ एक ही है, तो पहाड़ी गांधी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है पहाड़ा दा बुलबुल। तो जो पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और पहाड़ा दा बुलबुल जो कहा था वो कहा था सरोजनी नायडू ने। ठीक है, 1943 में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनसे रिलेटेड उनको भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ताकि आपको पता चले कि बाबा कांशीराम से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक बार उनकी फिर से इमेज देख लेते हैं। देखो, ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी 11 जुलाई 1882 के दिन इनका जन्म होता है, और 15 अक्टूबर 1943 को जो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये बेसिकली पोइट भी थे और एक एक्टिविस्ट भी रहे हैं। ये 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अवार्डेड हिम द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी, और किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और एक इनको पहाड़ा दा बुलबुल जो टाइटल दिया था 1937 में, वो दिया था सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इनसे जुड़े हुए। क्वेश्चन पूछा गया था, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन में था देहरा गोपीपुर, तो मतलब वो तहसील से जुड़ा, ऑप्शन जो थे उसने तहसील बेस पर जो बनाए थे, तब इसका आंसर था देहरा गोपीपुर। ठीक है, देखना ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज ना हो, देखना अभी मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर करूंगा आपकी। किस व्यक्ति ने भारत के स्वतंत्रता तक काले वस्त्र पहनने की शपथ ली थी और 1943 तक, या जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब तक उन्होंने इसकी जो है वो अनुपालना की थी? तो वो व्यक्ति थे बाबा कांशीराम। इनको जो भगत सिंह की और उनके जो साथियों की जो बेसिकली वो शहीद हुए थे, तो उनकी जो काफ़ी उनको दुख हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने ये प्रण किया था। ठीक है, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखो, पहले उसने तहसील बेस पर ऑप्शन तैयार किए थे तो देहरा गोपीपुर था, लेकिन अब जो उसने ऑप्शन तैयार किए थे, ये जिस एग्जाम में पूछा गया होगा क्वेश्चन, वहां पर उसके गांव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, तो गुरनकड़ गांव एलाइड के एग्जाम में ही पूछा गया था इनफैक्ट। ठीक है, तो उस उनके जो गांव का नाम था वो है गुरनकड़ गांव, डाडा सिवा में ये गांव पड़ता है, कांगड़ा में ही। ठीक है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो ये देखो, ये जो वाला जो पहाड़ी गांधी वाला इनको टाइटल दिया था, वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में। ठीक है, बाबा कांशीराम का जन्म जिला कौन सा है? तो जन्म जिला पूछा है तो कांगड़ा, जन्म तहसील तो देहरा गोपीपुर, जन्म गांव तो गुरनकड़। ठीक है, और जन्म स्थान पूछता तो डाडा सेवा। हिमाचल प्रदेश के सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं भज्जूमल या भज्जूराम, भज्जूराम कह लीजिए या भज्जूमल कह लीजिए, ये हुए हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर गांधी। देहरा गोपीपुर के किस व्यक्ति को पहाड़ी गांधी कहते हैं? ये किसी एग्जाम में पूछा गया था कि देहरा गोपीपुर का कौन सा व्यक्ति है जिसको हम पहाड़ी गांधी भी कहते हैं? तो वो है बाबा कांशीराम, बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम को पहाड़ा दा बुलबुल ये नाम किसने दिया था? पहाड़ा दा बुलबुल ये नाम दिया था सरोजनी नायडू के द्वारा, 1937 में ही दिया था। ठीक है, तो ये थी थर्ड क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिस्कशन किया कि भूरी सिंह संग्रहालय ये किस जिले में स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में। 1908 में राजा भूरी सिंह जो चंबा रियासत के राजा हुए हैं, उनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि व्यास नदी का जो संस्कृत नाम था वो था बिपाशा, और वैदिक काल में इसको अर्जी किया कहा जाता था। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि बाबा कांशीराम को किस नाम से जानते हैं? तो उनको पहाड़ी गांधी भी कहा जाता है और पहाड़ा दा बुलबुल भी कहा जाता है। पहाड़ी गांधी इनको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, इनको ये टाइटल दिया गया था, और पहाड़ा दा बुलबुल जो कहा था इनको कहा था सरोजनी नायडू के द्वारा। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था हिमाचल प्रदेश जी से संबंधित, वो था जामलू देवता, जामलू देवता की पूजा कहाँ होती है? तो प्रीवियस पार्ट में ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं। तो देखो, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि क्वेश्चन थोड़े बहुत इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही पूछा जाता है। तो ये एनालिसिस आप ज़रूर देखिए। ये एनालिसिस आपके वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हिमाचल प्रदेश जी के पूछा जाता है, उसकी जो करेक्ट आंसर देने में आपकी काफ़ी मददगार जो वो सीरीज़ जो ये सिद्ध रहेगी। तो ये क्वेश्चन है, जामलू देवता की पूजा कहाँ होती है? तो मणिकर्ण, निर्मंड, मलाणा और विशिष्ट। तो जामलू देवता मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था, जामलू देवता के नाम से जाना जाता है ऋषि जमदगिनी को, और ऋषि जमदगिनी जो है वो सर्वमान्य देवता है या मुख्य देवता है मलाणा घाटी की। तो जामलू देवता की पूजा होती है मलाणा घाटी। बेसिकली मलाणा घाटी के या मलाणा गांव के जो सर्वमान्य शासक हैं या जो मुख्य देवता हैं उनके, वो हैं जामलू देवता, और जामलू देवता के नाम से जाना जाता है ऋषि जमदगिनी को। भगवान परशुराम जी के ये पिता हुए हैं, और माता जो उनकी माता थी भगवान परशुराम जी की रेणुका, उनके पति हुए हैं ये जामलू देवता। ठीक है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जामलू देवता कहा जाता है ऋषि जमदगिनी को, भगवान परशुराम जी के ये पिता हुए हैं। ठीक है, ये वहाँ के बेसिकली मलाणा गांव के सर्वमान्य शासक हैं या मुख्य देवता हैं मलाणा घाटी के।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो इनडायरेक्ट वे में करेक्ट हो जाता है। ठीक है, माता जो ऋषि जमदगिनी है इनकी पत्नी का नाम था माता रेणुका, रेणुका है। ठीक है, इनके पास 5 पुत्र थे और इसमें से सबसे छोटे थे या 5वें नंबर पे थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम इनको भगवान श्री कृष्ण का 6वां अवतार कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली भगवान परशुराम जी को अपनी माता रेणुका का जो है वध करना पड़ा था, क्योंकि उनके पिता ने उनको ये आदेश दिया था। ठीक है, आदेश का पालन करते हुए, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अपनी माता का जो था वो वध किया था। इनफैक्ट उन्हें बाद में फिर से जीवित कर दिया था गया था, लेकिन फिर भी इन्हें वध करना पड़ा था। देखो, ये रहे मलाना विलेज की 2 इमेजें। ये देखो, ये भी मलाना विलेज है आपकी 2 इमेजें, एक ये वाली और एक ये वाली। यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, आपको यहीं से कहे नो टचिंग फोटो ऑफ जामलू ऋषि, ये जमदगिनी ऋषि है ना। इसके लिए आपको अदरवाइज फाइन देना होगा 1000 रुपये का। अगर आप जामलू देवता की वहाँ पर जो मूर्ति है उसको छूते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। तो जामलू को काफ़ी, मलाना घाटी के जो लोग हैं वो काफ़ी इनको पूजते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं। तो बेसिकली जामलू देवता के नाम से ऋषि जमदगिनी को नाम ऋषि जमदगिनी को कहा जाता है जामलू देवता। ठीक है, ये है उनका मंदिर। ये बेसिकली जामलू देवता का जो मलाना घाटी है या मलाना विलेज है वहाँ पर मंदिर है, और ऋषि जमदगिनी को कहा जाता है जामलू देवता। वहाँ पर इनका ये टेम्पल, यहाँ पर ये उनके ट्रेडिशनल जो है वो डांस वगैरह करते हैं, कि उनकी पूजा वगैरह करने का तरीका होता है ये। और मलाना बेसिकली दुनिया की सबसे ओल्ड डेमोक्रेसी जो है वो आपको इसी गांव में देखने को मिलेगी। मलाना पूरी दुनिया में अगर सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र आज कहीं विद्यमान है तो वो है कुल्लू के मलाना गाँव में। तो ये फैक्ट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे जो इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखो, एक निरमंड गांव भी है कुल्लू में। निरमंड एक गांव है, निरमंड। वहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है, भुंडा उत्सव। ये बेसिकली इस भुंडा उत्सव जो है वो क्या होता है, इसको कुंभ की तरह मनाते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद ये वाला उत्सव आता है निरमंड गांव में। इसका संबंध है भगवान परशुराम जी से। ठीक है, तो देखो, आपको ये पूछा जा सकता है कि भुंडा उत्सव ये कहाँ से संबंधित है या कुल्लू के किस स्थान से संबंधित है, तो निरमंड। और इनका संबंध किस देवता से है, तो भगवान परशुराम से। और कितने वर्ष के बाद आता है, 12। तो इसको पहाड़ी कुंभ भी हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति जो है वो नहीं होगी। इनफैक्ट निरमंड की जो बूढ़ी दिवाली जो उत्सव है वहाँ का बड़ा फेमस है। हमारी जो दिवाली होती है उसके ठीक 1 माह बाद ये वाले निरमंड के लोग एक दिवाली की तरह उत्सव मनाते हैं, 3 दिवसीय, उसको कहते हैं बूढ़ी दिवाली। तो ये निरमंड की काफ़ी फेमस है। ठीक है, और हमने ये डिस्कशन में ये भी जाना कि मलाना विश्व के सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए फेमस है। आपको वहाँ का जो न्याय विधि विधान है वो आज भी आपको वहाँ से अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं अगर आपको बोलूँ कि आज भी आपने मलाना गांव में एंट्री लेनी है तो वहाँ का जो विलेज का प्रधान है वहाँ से आपको उसकी परमिशन पहले अलॉट होगी, तभी आप इस गाँव में एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर भांग वगैरह की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं रिलेटेड, वो पूछे गए कि जामलू देवता के नाम से जाना जाता है किस व्यक्ति को, तो जामलू देवता कहा जाता है ऋषि जमदगिनी को। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध मलाना गांव ये किस जिले में है, पूरे विश्व में फेमस है, क्यों, अपनी जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है उसके कारण। तो ये गांव किस जिले में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ठीक है, उस गांव का नाम बताए जहां प्रवेश से पूर्व ग्राम प्रधान की स्वीकृति अनिवार्य है। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने अभी आपको बताया मलाना। अगर मलाना गांव में आपको एंट्री लेनी है तो वहां के प्रधान की आपको स्वीकृति अनिवार्य है। और कुल्लू के निरमंड इलाके में या इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है, तो भगवान परशुराम। वहाँ पर भगवान परशुराम से संबंधित एक उत्सव मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं भुंडा उत्सव। 12 वर्ष के बाद आता है, तो इसलिए इसको पहाड़ी कुंभ कहते हैं हम। इसका कारण ये है कि निरमंड में भगवान परशुराम जी की कोठी है, उनका महल है बेसिकली।
ठीक है। और मलाना के पूज्य देवता हैं, सर्वमान्य देवता हैं, ये सर्वमान्य शासक हैं, वो है जामलू देवता, भगवान परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि को कहा जाता है जामलू देवता। तो ये थी फोर्थ क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था लवी मेला, ये किस महीने में होता है? लवी मेला तो देसी महीनों के अकॉर्डिंग इसकी डेट डिसाइड होती है। तो देखो देसी महीना होता है काती, या जिसको हम कार्तिक कहते हैं, कार्तिक महीने की 25 तारीख को ये शुरू होता है। तो बेसिकली इसको हम अगर बोलें तो लवी मेला लगता है आपका, काफ़ी इंटरनेशनल फेयर है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक। ये नवंबर माह में लगता है, 11 से 14 नवंबर तक ये मेला जो है वो इनफैक्ट बेसिकली मैं अगर बताऊं तो ये लगता है कहाँ पर? रामपुर बुशहर में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला सबसे पहला मेला है। तो मैं अगर इसको इस वे में कहूँ कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। ये 4 दिन के लिए मनाया जाता है ये वाला मेला, लवी मेला, ठीक है। 11 से 14 नवंबर तक चलता है। तो हमें इस एग्जाम में सिर्फ मंथ पूछा था, तो ऑप्शन सी नवंबर, ठीक है, नवंबर हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है ये। और बेसिकली एक कमर्शियल फेयर है, ये व्यापारिक मेला है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो लोग अपने अपने जो शहर की जो कुछ फेमस चीज़ें होती हैं उनको लेकर यहाँ पर जो है उनका प्रदर्शन करते हैं, उनको बेचते हैं, ठीक है, उनकी टॉल लगाते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे ऊनी वस्त्र हो गए, नमदा हो गया, पट्टी हो गई, पश्मीना हो गई, ये जम्मू कश्मीर में मिलती है, चिलगोजे हो गए, ये किन्नौर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका व्यापार करते हैं, घोड़े हो गए, खच्चर हो गए, तो इनको लेके आते हैं, अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर आपको ये मिलते हैं। तो ये बेसिकली एक व्यापारिक मेला है और हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है ये बेसिकली, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाता है। इस मेले की शुरुआत की थी राजा केहरी सिंह के द्वारा। राजा केहरी सिंह रामपुर बुशहर के ये राजा हुए हैं। इनको 2 टाइटल मिले हैं, एक है छत्रपति इनको और अजान बहु, ये दोनों टाइटल इनको औरंगजेब ने दिए थे, छत्रपति और अजान बहु, ये राजा केहरी सिंह को कहा जाता है। और ये मेला जो है वो वर्ल्ड में फेमस है, किसके लिए? व्यापार के लिए, ठीक है, कमर्शियल फेयर है एक ये। और शिमला में इनफैक्ट लवी फेयर के अलावा शिमला में और कौन कौन से मेले होते हैं? तो देखो भैंसों का मेला होता है और एक सिप्पी मेला, ये मशोबरा में लगते हैं, मशोबरा, और मशोबरा पड़ता है शिमला में। पत्थर का खेल नाम का जो उत्सव होता है, यह मेला होता है, यह हलोग में लगता है। और हलोग जो है वो बेसिकली राजधानी है धामी रियासत की, तो वहाँ पर पत्थर का खेल जो है वो उत्सव मनाया जाता है। फाग मेला ये फरवरी में लगता है, रामपुर में फरवरी में, ठीक है। रोहड़ू मेला ये रोहड़ू में ही लगेगा, रोहड़ू शिमला में है। पुर्ग मेला ये कोटखाई में लगता है, कोटखाई जगह भी शिमला में है। उसके अलावा ग्रीष्म महोत्सव, ठीक है, समर फेस्टिवल होता है शिमला में रिज मैदान पर, ठीक है। इसके अलावा शांद मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद ये आता है, शिमला में मनाया जाता है शांद उत्सव या मेला, ठीक है। तो रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये कुछ इमेजेस हैं लवी फेयर की। देखो किस प्रकार लोग अपने अपने जगह की जो वहाँ की मशहूर चीज़ें होती हैं उनका यहाँ पर आकर के प्रदर्शन लगाते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर लोग यहाँ पर जो है उनकी खरीदारी के लिए आते हैं। तो इस तरीके से लवी फेयर, ये एक जस्ट एक इमेज है। तो ये आपके माइंड में डालने से ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इमेज आपको उस समय याद दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। लवी फेयर रामपुर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेयर ऑन द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ठीक है। इट इज़ द कमर्शियल फेयर है ना, कमर्शियल एक व्यापारिक मेला है। हेल्ड ऑफ 5th ऑफ कार्तिक, देसी महीने से इसका जो है वो देसी महीने के जो कार्तिक महीना होता है उसकी 25 तारीख को इसकी शुरुआत होती है। तो बेसिकली ये नवंबर में जाता है अंग्रेजी महीने में। या द स्टॉल सेल गारमेंट्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वुडन आर्टिकल्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, बेसिकली एटसेट्रा आपको बेसिकली कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी जो यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से जो है वो लाई जाती हैं। 4 दिन के लिए ये मेला लगता है। मूव करेंगे हम अपने इसी पार्ट में जो क्वेश्चन इससे जुड़े हुए पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो रामपुर का जो लवी मेला है वो किसके लिए फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया एक व्यापार के लिए फेमस है, व्यापार एक कमर्शियल फेयर है ये, ठीक है। लवी मेला कहाँ लगता है? तो रामपुर बुशहर। कब? नवंबर में।
और कार्तिक की बेसिकली कार्तिक महीने की 25 तारीख को ये लगता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कौन सा है? तो लवी, है ना, लवी मेला। और लवी मेला किस महीने में लगता है? तो नवंबर माह में लगता है ये 4 दिन के लिए। तो ये क्वेश्चन तो इनफैक्ट प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका था, वहीं से दोबारा से इसको रिपीट किया गया है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाली एनालिसिस वीडियो आपको हिमाचल प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आपकी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, मूव करेंगे हम अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन पूछा गया था शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट। ये समझौता कब हुआ था? 62 में, 1962 में, 1972 में, 1974 में या 1976 में? ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, लेकिन शिमला से जुड़ा हुआ है इसको, इसलिए इस पार्ट में ही डिस्कस करेंगे इसको। शिमला समझौता था क्या बेसिकली? देखो, बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए क्या हुआ कि भारत ने बांग्लादेश की मदद की। ठीक है, बांग्लादेश पर पहले जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, तो उसको आज़ाद करवाने के लिए क्या है, भारत ने बांग्लादेश की मदद की और दिसंबर 1971 में इसकी मदद के लिए उसको जो है वो पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। ठीक है, तो पाकिस्तान इस युद्ध में हार गया और हारने के बाद इन दोनों देशों के बीच में 2 जुलाई 1972 के दिन एक शांति समझौता होता है, जिसको हम कहते हैं आज के टाइम में शिमला समझौता। बिकॉज ये वाला जो शांति समझौता था वो शिमला में हुआ था 2 जुलाई 1972 के दिन। ठीक है, सफल हुआ था, सफलतापूर्वक हुआ था, इसीलिए इसको शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। ये क्यों हुआ? भारत पाक युद्ध के बाद जो युद्ध के पश्चात हुआ था, ये बांग्लादेश को लेकर की आज़ादी को लेकर ये समझौता हुआ था बेसिकली। और ये इसमें जो है वो भारत की तरफ से भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाग लिया था और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हुए हैं जुल्फिकर अली भुट्टो, इनके बीच में ये समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972। दिस इम्प्लाइज दैट शिमला समझौता में जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है 1972। हमसे तो सिर्फ ईयर पूछा था, लेकिन एग्जैक्ट डेट अगर पूछी जाती है तो 2 जुलाई 1972 के दिन ये वाला जो समझौता है वो हुआ था। अच्छा, अगर ये समझौता शिमला में हुआ तो हमारे एग्जाम और पर्सपेक्टिव व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये हिमाचल शिमला में कहाँ पर हुआ। तो उस जगह का नाम है, इसकी कुछ बैठकें हुई वर्निस कोर्ट में और कुछ बैठकें हुई एलर्जली भवन में। ठीक है, ये बेसिक और वर्निस कोर्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का निवास स्थान है। ये रही उसकी इमेज, ये है वर्निस। शिमला में स्थित है हमारा राजभवन और जो हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यहाँ पर निवास करते हैं वर्निस कोर्ट में। यहाँ पर 2 जुलाई 1972 के दिन क्या होता है? शिमला समझौता। ठीक है, काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। मूव करेंगे हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ, जो इस एग्जाम में पूछा गया था। 7th क्वेश्चन था संजय जल विद्युत परियोजना। संजय जल विद्युत परियोजना ये किस जिले में स्थित है? तो प्रीवियस पार्ट में ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको डिस्कस करेंगे ताकि हमारी जो है वो एक बार इसकी दोहराई हो जाए। तो संजय जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? किन्नौर में, शिमला में, लाहौल स्पीति में, सिरमौर में। तो संजय जल विद्युत परियोजना को एक और नाम से जाना जाता है, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, ये जो 2019 में हुआ। इसका अन्य नाम है भावा जल विद्युत परियोजना और भावा नदी सहायक है सतलुज की, किन्नौर में। तो संजय जल विद्युत परियोजना कहाँ पर हुई? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, ऑप्शन ए। ठीक है, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखो, संजय जल विद्युत परियोजना को हम भावा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेसिकली ये जिस नदी पर बनी है वो है सतलुज नदी पर की सहायक नदी है भावा, उस पर बनी हुई है। सतलुज नदी की सहायक नदी है एक बसपा नदी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, उस नदी पर है ये बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। इसकी क्षमता 120 मेगावाट की, जिला किन्नौर में आती है ये। और इसके बारे में काफ़ी एक यूनिक सी बात है कि ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र जो ऐसी जल विद्युत परियोजना है जो पूर्णतया भूमिगत है, भूमि के अंदर बनी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश की भूमिगत जो जल विद्युत परियोजना है वो है संजय, जिसको हम भावा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किन्नौर में आपको इसके अलावा सतलुज नदी पर और भी जल विद्युत परियोजनाएं देखने को मिलेगी, जैसे संजय और भावा, बसपा जल विद्युत परियोजना, खाब, कड़छम बांगतू, जांगी थोपन, चांगो यांगथांग,
रुकती, इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा। शोंग टोंग, नाथप्पा झाकड़ी, ये किन्नौर और शिमला के बीच में स्थित है नाथप्पा झाकड़ी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश की, वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सतलुज नदी पर बनी हुई हैं। काफ़ी बार एग्जाम में इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी के साथ कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी जल विद्युत परियोजना पूर्णतया भूमिगत है। तो मैंने अभी आपको बताया वो है संजय, जिसको हम भावा भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये लोकेटेड है। ठीक है, सतलुज नदी पर बनी हुई है। भूमिगत जल संजय जल विद्युत परियोजना का अन्य नाम क्या है? तो भावा, अभी मैंने आपको बताया भावा। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2019 तक जो है इसकी क्षमता थी वो थी 23,195 मेगावाट की क्षमता थी। इनफैक्ट मैं कहूँ जो कि 25% है। भारत में जितनी भी बिजली का उत्पादन होता है उसमें से अकेला 25% तो हिमाचल प्रदेश ही करता है। 1948 में हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत उत्पादन क्षमता थी 550 किलोवाट, है ना। नाथप्पा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना की सुरंग की लंबाई कितनी है? ये डिस्ट्रिक्ट शिमला और किन्नौर की बाउंड्री पर बनी हुई है। नाथप्पा झाकड़ी सतलुज नदी पर बनी हुई है। 28 किलोमीटर है एक सुरंग, वहाँ पर जो सुरंग बनी हुई है उसकी लंबाई 28 किलोमीटर है। ठीक है, सतलुज नदी पर बनी हुई है। शोंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना ये है सतलुज नदी पर बनी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही है। तो ये क्वेश्चन कुछ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो जल विद्युत परियोजना से संबंधित पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मूव करेंगे हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन पूछा गया था सूही मेला, ये किस जिले में मनाया जाता था? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी डिस्कस हो चुका है। तो सूही मेला, बेसिकली सूही मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है। चंबा में क्यों मनाया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, सूही मेला क्यों मनाया जाता है? साहिल वर्मन, इसके पीछे एक इतिहास है, एक हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी है इसके पीछे। साहिल वर्मन की पत्नी का नाम था सुनैना देवी, सुनैना देवी। ठीक है, तो एक बार चंबा रियासत में जो है वो काफ़ी सूखा पड़ गया था। तो इस रियासत में पानी लाने के लिए चंबा की जो ये रानी थी साहिल वर्मन की पत्नी सुनैना देवी, इन्होंने अपने प्राणों का जो है वो बलि दी थी, अपना बलिदान दिया था पानी लाने के उद्देश्य से चंबा रियासत में। तो उनके इस बलिदान को जो वो यादगार या याद करने के उद्देश्य से चंबा में प्रतिवर्ष एक अप्रैल में एक मेला लगता है। ठीक है, उस मेले को कहते हैं हम सूही मेला। ठीक है, उनके बेसिकली उनके बलिदान को याद करने के उद्देश्य से चंबा में ये मेला मनाया जाता है। और इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि इस मेले में केवल और केवल महिलाएं और बच्चे भाग लेते हैं, पुरुष लोग इस मेले में नहीं जाते हैं। ठीक है, और ये कब मनाते हैं? अप्रैल में। और उनके बलिदान में ये तो एक मेला, और साथ साथ उनके बलिदान के इस मेले के दौरान जो है वो उनकी बलिदान में एक लोकगीत भी गाया जाता है चंबा में इस मेले के दिन। उस मेले का नाम है सुकरात लोकगीत। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो लोकप्रिय रूप से गाया जाता है। ठीक है, तो चंबा में अन्य कौन कौन से मेले डिस्कस किए जाते हैं, ये मनाए जाते हैं? तो देखो, मणिमहेश यात्रा, जो चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहाँ से छड़ी के साथ इस यात्रा का शुभारंभ होता है। मिंजर मेला के ठीक 2 दिन बाद भोजरी उत्सव लगता है वहाँ पर चौगान मैदान में चंबा में। छतराड़ी यात्रा होती है जन्माष्टमी के दिन। भरमौर यात्रा चलती है आपकी, ये भी जन्माष्टमी के दिन होती है। और फूल यात्रा, ये जब साल अंतिम पड़ाव पर होता है तो पांगी के लोग जो है वो फूल यात्रा जो है वो मनाते हैं। तो रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं कि चंबा की रानी के बलिदान की याद में कौन सा मेला लगता है, तो मैंने आपको बताया उनके बलिदान को यादगार या उसकी याद में जो मेला लगता है वो है सूही मेला। कब? अप्रैल में। और किस रानी, उस रानी का नाम क्या था? सुनैना देवी, जो कि पत्नी है साहिल वर्मन की। ठीक है, चंबा का कौन सा मेला है जिसमें केवल महिलाएं और बच्चे जो हैं वो भाग लेते हैं? तो वो है सूही मेला, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सूही मेला चंबा शहर में किस महीने में लगता है? तो अप्रैल। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कौन से स्थान के मेले में केवल महिलाओं और बच्चों को भाग लेने की अनुमति है? तो वो स्थान है चंबा। इस चंबा स्थान पर जो मेला लगता है एक ऐसा मेला है जहाँ पर केवल महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं। चंबा में लगने वाला सूही मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो रानी सुनैना देवी। कई बार इसको नैना देवी भी आपको कई बार देखने को मिलेगा, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है।
तो उनकी याद में जो है वो सूही मेला प्रतिवर्ष अप्रैल माह में जो है वो मनाया जाता है। तो ये थी 8th क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे हम अपने इस वीडियो के 9th क्वेश्चन में, जो कि है पूछा गया था, राज्य के किस स्थान पर बूढ़ी दिवाली। अगर आपने मेरे अभी जो प्रीवियस मैंने डिस्कशन किया उसको ध्यान से सुना होगा तो आपको शायद ये याद रहा होगा, बूढ़ी दिवाली का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो बूढ़ी दिवाली जो है वो काफ़ी फेमस उत्सव है। मैंने आपको अभी बताया था, हम जब एक दिवाली मनाते हैं ना, उसके ठीक 1 माह में हिमाचल प्रदेश के एक गांव में जो बूढ़ी दिवाली उत्सव मनाया जाता है वो गांव है निरमंड, और ये गांव पड़ता है कुल्लू में। ये उसकी इमेज, ये है निरमंड विलेज, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। यहाँ पर बूढ़ी दिवाली उत्सव मनाया जाता है। ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, निरमंड विलेज, ठीक है। और ये है, मैंने आपको बताया, जामलू देवता टेम्पल जो मलाणा कुल्लू में है, इसको भी डिस्कस किया था। तो देखो, बूढ़ी दिवाली उत्सव जो है वो निरमंड गांव में मनाई जाती है। 3 दिवसीय एक उत्सव होता है वहाँ पर। ये तो ये बेसिकली देसी महीने में मघैर की दिन जो अमावस्या होती है उस दिन इसका आयोजन होता है। 3 दिन तक ये चलता है। और वहाँ की ये मान्यताओं के अगर अनुसार हम देखें तो इसका संबंध महाभारत युद्ध से है। महाभारत युद्ध से ये वाला उत्सव जो वो लिंक करता है, ठीक है। निरमंड में बेसिकली, आप निरमंड एक गांव है कुल्लू में, अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपको 2 उत्सव जो है वो काफ़ी फेमस रूप से वहाँ यहाँ पर मनाए जाते हैं। एक है बूढ़ी दिवाली, ठीक है, महाभारत युद्ध के साथ इसका संबंध है। एक भुंडा उत्सव कुंभ की तरह होता है, 12 वर्ष के बाद यहाँ पर जो है वो भगवान परशुराम की याद में इस लोग मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मेला लगता है भुंडा उत्सव, या इसका संबंध जो है वो भगवान परशुराम जी से है, ठीक है। उनकी याद में ये वाला मेला जो है वो लगता है। तो रिलेटेड क्वेश्चन जो इससे जुड़े हुए एग्जाम में पूछे गए हैं वो है, भगवान परशुराम की याद में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो भुंडा उत्सव। कहाँ पर? निरमंड गांव में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद ये वाला मेला लगता है निरमंड गांव में, ठीक है। भुंडा त्योहार किससे संबंधित है? तो मैंने अभी आपको बताया, भुंडा त्योहार जो है वो भगवान परशुराम जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रदेश में बूढ़ी दिवाली नामक मेला या उत्सव कहाँ लगता है? तो निरमंड। तो मैंने अभी आपको बताया, निरमंड में निरमंड जो गांव है यहाँ के 2 उत्सव बड़े पॉपुलर हैं, एक तो बूढ़ी दिवाली और एक भुंडा उत्सव, ठीक है। निरमंड का भुंडा उत्सव ये कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है? तो 12 वर्ष। 12 वर्ष। इसको पहाड़ी कुंभ कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है। भुंडा पर्व कुल्लू जिले के किस गांव से जुड़ा हुआ है? तो ये है निरमंड। पर्टिकुलर गांव जो है वो इसके बारे में पूछा हुआ है। कुल्लू की बूढ़ी दिवाली कब मनाई जाती है? तो हमारी जो दिवाली होती है उसके ठीक 1 माह बाद। 1 माह बाद, ठीक है। तो जो रिमेनिंग हिमाचल प्रदेश जीके के इस जो एग्जाम में कुल 17 क्वेश्चन थे, तो जो 9 क्वेश्चन उनको डिस्कस कर चुके हैं। जो रिमेनिंग के 8 क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो एक बार इनको रिकैप कर लेते हैं सभी को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, आज हम हिमाचल प्रदेश जीके का पार्ट जो है वो 12 डिस्कस किया। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था भूरी सिंह संग्रहालय, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। राजा भूरी सिंह ने 1908 में इसको एस्टेब्लिश किया था। सेकंड क्वेश्चन, ब्यास नदी का संस्कृत नाम था बिपाशा। थर्ड क्वेश्चन, बाबा कांशीराम को हम पहाड़ी गांधी नाम से भी जानते हैं। जामलू देवता की पूजा होती है। बेसिकली जामलू देवता मुख्य देवता हैं, सर्वमान्य शासक हैं मलाणा गांव के, मलाणा घाटी के, ठीक है। लबी मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है। ये एक व्यापारिक मेला है जो नवंबर माह में 4 दिन के लिए लगता है बेसिकली। शिमला का समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 और उसकी जो अंतिम और जो फाइनल जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे वर्नेस कोर्ट। ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्यपाल का निवास स्थान है, वहाँ पर हुआ था। तो शिमला में हुआ था, इसलिए इसको शिमला समझौता के नाम से हम जानते हैं। संजय जल विद्युत परियोजना, ये जो है वो किन्नौर में है, इसको भावा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश की पूर्णतया भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। सूही मेला जो प्रतिवर्ष अप्रैल में चंबा में लगता है, रानी सुनैना देवी के बलिदान को यादगार के रूप में, ठीक है।
और हिमाचल प्रदेश में जो बूढ़ी दिवाली और जो भुंडा उत्सव है वो निरमंड गांव के काफ़ी फेमस है। निरमंड एक गांव है विलेज कुल्लू में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट 9 क्वेश्चन की एनालिसिस। जो रिमेनिंग 8 क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी कुछ जानने में सहायक सिद्ध रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या एनालिसिस अच्छी लगती है तो अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अपना जो एक दायित्व है कि कहीं अगर कुछ गलत मैंने पढ़ाया है तो उसके प्रति मेरे को ज़रूर अलर्ट कीजिए। ठीक है, और इसी तरह पढ़ते रहिए। और एट लास्ट थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।